हाँ जी, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्रोत के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 10वीं क्लास के विज्ञान के एक भाग रसायन शास्त्र पर, जिसमें कि उसके फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQS करने वाले हैं। मतलब कि वैसे प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को करेंगे। और ये प्रश्न 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि बात करें सिर्फ इस एक चैप्टर की, तो इस चैप्टर से 2010 से देखे 2026 के बीच में तो लगभग 100 से 150 प्रश्न सिर्फ एक चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। कितने? 100 से 150 प्रश्न सिर्फ एक चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये 100 से 150 प्रश्न आपको यदि चाहिए तो मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा कि वो कहाँ मिलेगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने हमारा फर्स्ट प्रश्न आता है, जो कि इस एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न कह रहा है कि समीकरण में, मतलब कि जो फेरस ऑक्साइड दिया हुआ है, यदि इसके साथ अल्मुनिया का जोड़ दिया जाता है या फिर इसकी अभिक्रिया कराई जाती है अल्मुनिया के साथ, तो अल्मुनिया ऑक्साइड बना लेती है और जो लोहा होता है वो अलग हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो एल्युमिनिया है वो लोहा से अधिक क्रियाशील है, जिसकी वजह से यह इसे प्रतिस्थापित करके ऑक्साइड के साथ खुद, मतलब कि रिएक्शन कर रहा है। तो इस प्रकार से यह विस्थापन होगा या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी 4 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ यदि हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बना लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब होता है कि किससे ऑक्सीजन निकल रहा है। तो किससे ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Cu के साथ, कॉपर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन था जो कि निकल कर हाइड्रोजन के साथ मिल जा रहा है। तो किसका अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर उपचयन पूछता, तो उपचयन हमारा हो जाता है हाइड्रोजन का, क्योंकि ऑक्सीजन जिसके साथ मिलता है उसका उपचयन होता है और जिससे अलग होता है उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये बदल कर भी पूछ सकता है कि किसका उपचयन हो रहा है। यदि उपचयन पूछे तो किसका होगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये भी 4 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न कह रहा है कि श्वसन जो है ऊष्मक्षेपी के साथ साथ और कौन सी अभिक्रिया है। तो श्वसन जो होती है, श्वसन के दौरान वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन होगी, अपचयन होगी, द्विविस्थापन होगी या फिर अवक्षेपण होगी। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न संख्या 4 पर। यह भी 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए इस बार भी इसकी संभावनाएं जताई जा रही है कि ये पूछे जाएंगे। तो हमारा प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, ये प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन हमारा पहला है काला, पीला, हरा या फिर सफ़ेद या फिर श्वेत। दोनों एक ही होते हैं, इसीलिए इसे अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। काला होता है, पीला होता है, हरा होता है या फिर सफ़ेद होता है। तो आप सभी को पता होगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो चलिए हम लोग अगले नंबर प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। 5 भी यहाँ पर देखिए तो 4 बारी पूछा जा चुका है। प्रश्न कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। वो किस रंग में बदल जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारा है पीला, लाल, हरा, काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा। जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो शुरुआत में नीला होता है। यदि पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का विलयन शुरुआत में नीला होता है। जब उसमें लोहे की कील को मिलाया जाता है तो वो लोहा से अभिक्रिया करके अपने विलयन का रंग बदल लेता है और वो हरा हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा हरा, क्योंकि ये बदलकर किस रंग में हो जाता है, हरा। यदि पूछे कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है तो वो होता है नीला। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकलती है। यह कौन सी अभिक्रिया है? जो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जा रहा है तो वह जो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में बदल जा रही है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हमसे ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है संयोजन, पहला द्विविस्थापन, दूसरा संयोजन, तीसरा है विस्थापन और चौथा है वियोजन या फिर अपघटन। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एक यौगिक है उसे गर्म करने पर दो अलग अलग जो यौगिकों में बदल रहा है, तो ये किस में होता है? वियोजन या फिर अपघटन में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? जब जुड़कर एक बन रहा है, जब दो अलग अलग यौगिक जुड़कर एक बनेंगे तो संयोजन, और जब दो मतलब कि एक यौगिक जैसे कि उसमें था CaCO3 था जिसे गर्म करने पर हमें मिल रहा था CaO प्लस CO2, तो ये एक यौगिक जो है दो अलग अलग में बदल गया, तो ये हो जाएगा अपघटन मतलब कि वियोजन, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन जब दो अलग अलग मतलब कि जो यौगिक होंगे और जुड़कर एक यौगिक बन जाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? संयोजन। तो इस ऑप्शन के लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब AgNO3 मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट को नमक के साथ मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड बनती है और सोडियम नाइट्रेट भी बनता है। सोडियम नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हुआ पूरा समीकरण का मतलब। अब ये पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग पढ़े होंगे या फिर आपको पता होगा कि जो ऐसी अभिक्रियाएं होती है ये आयनिक अभिक्रियाएं होती है। इसमें आयन के रूप में अलग अलग यौगिक बढ़ जाते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, इस प्रकार से, और वे एक दूसरे के मतलब यहाँ पर दो जैसे कि ये प्लस होगा तो यहाँ पर जो माइनस वाला होगा प्लस के साथ मिल जाएगा और प्लस वाला माइनस के साथ मिल जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती है मतलब कि दोनों विस्थापित होते हैं। जब दो यौगिक मिलते हैं तो दोनों के प्लस और दोनों के माइनस उनके विपरीत यौगिकों से जाकर मिल जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसे एक प्रकार से और पूछ सकता है, जैसे कि बोले कि सिल्वर नाइट्रेट और नमक को एक साथ मिलाने पर उसमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो बताइए कि वो कौन सी अभिक्रिया है। जब अवक्षेप दे दे तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया। इसीलिए इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि आपसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी पूछ दे, ऑप्शन में अवक्षेपण भी दे दे, तो आपको ये सिंबल देखकर इसे टिक कर लेना है। ठीक है, ये अवक्षेपण की मतलब कि अवक्षेप प्राप्त होता है उसका सिंबल है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि 3 बारी पूछा जा चुका है। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा वो क्या कहलाएगी? ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, संयोजन या फिर रेडॉक्स। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? तो ऊष्मा का शोषण हो रहा है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पर। इसमें कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, तो जब बाहर निकलेगी तो कौन सा कहलाएगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाता है तब वहाँ पर जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके, यहाँ पर देखिए जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को मिलाया जाता है तो वहाँ पर जो जिंक है कॉपर को विस्थापित करके अपना विलयन बना लेता है, मतलब कि जिंक सल्फेट नामक विलयन बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, तब जाकर ऐसा वो कर पाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक अलग जो तत्व है उसमें एक यौगिक के कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर रहा है, तो इसमें एक विस्थापन हो रहा है, तो इसीलिए यह विस्थापन होगा। ठीक है, मतलब कि एकल विस्थापन रहे तब पर भी उसे हम टिक करेंगे, मतलब कि द्विविस्थापन आपको नहीं टिक करना है। संयोजन तो होगा नहीं क्योंकि दो अलग अलग तत्व मिलकर एक बने तभी संयोजन होगा। वियोजन भी नहीं होगा क्योंकि दो अलग अलग मतलब कि एक तत्व टूटकर दो अलग अलग तत्वों में बढ़ जाए, यौगिक में बढ़ जाए, तब जाकर वियोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकल विस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा ये। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जल में
विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। पूछ रहा है कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन। आपको पता होगा कि कैथोड निगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है उस पर O2 निकलता है और जो निगेटिव होता है उस पर H2 निकलता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें पूछ सकता है। जैसे कि ये भी पूछ सकता है आपको कि एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वो होगी ऑक्सीजन, और कैथोड पे पूछे तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन के रूप में बदल जा रहा है, तो बताइए कि कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है प्रकाश रासायनिक अपघटन, दूसरा है तापीय अपघटन। तो यहाँ पर आपको देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि सूर्य का बात कर रहा है तो प्रकाश रासायनिक अपघटन ही होगा। इसे हम लोग अंग्रेजी में फोटोकेमिकल भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फोटोकेमिकल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही साधारण प्रश्न है और साधारण प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं। ये देखिए कि 3 बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है, 11, 17 और 23 में। प्रश्न कर रहा है कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये हमें पता है कि क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है, क्योंकि अम्ल क्षार मिलकर लवण बनाते हैं जो कि उदासीन होता है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला होता है, पीला होता है, दूधिया होता है या फिर हरा होता है। तो ये आपको मेरे हिसाब से 8th क्लास में ही आपने पढ़ लिया होगा, आपको उसी समय से ये याद होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो दूधिया होगा। 8th क्लास में ही इसे पढ़ा दिया जाता है बच्चों को कि चूने के पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है या फिर जो चूना का पानी अगर बाहरी वातावरण में रख दिया जाए तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर वो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 16 नंबर प्रश्न की वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो तो वह कहलाएगी, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, ये कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12, 18, 24 में पूछा जा चुका है। जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होती है एक ही अभिक्रिया में तो वो कौन सी कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म किया जाता है तो उसकी सतह पर एक काला रंग की परत जम जाती है। तो ये पूछ रहा है कि यह परत कौन सी है। तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए यहाँ पर सभी चूने का फॉर्मूला दे दिया है, Ca को हटाकर यहाँ पर Cu रख दिया है और सभी वही दे दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये प्रश्न आपसे घुमा कर भी पूछ सकता है कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो आपको वहाँ पर टिक करना पड़ेगा काला। ठीक है, तो ऐसे आपको तैयारी करनी होगी कि जो प्रश्न है वो घुमा भी दे तब पर भी आपको उसका करेक्ट आंसर गेस कर पाएँ या फिर उसे करेक्ट आप टिक कर पाएँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को उपचयित होने से, मतलब कि उसमें ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए, उपचयित और ऑक्सीकरण दोनों एक ही नाम होते हैं, उनसे बचाने के लिए, ऑक्सीकरण होने से मतलब कि खराब होने से बचाने के लिए तेल युक्त पदार्थों को कौन सी गैस का उपयोग की जाती है। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ये अब दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन। उसमें भी जो तेल युक्त पदार्थ होते हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें खराब होने से बचाने के लिए इसी गैस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है या फिर अवकरण कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है या फिर रिडॉक्स कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो कहलाता है ऑक्सीकरण। यदि ग्रहण करे तो वहाँ पर हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, लेकिन जब त्याग करता है तो वो उपचयन होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि लेड नाइट्रेट के चूर्ण को जब गर्म करते हैं तो वो किस रंग का धुआं निकलता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो किस रंग का धुआं निकलता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो नीला निकलता है, सफ़ेद निकलता है, भूरा निकलता है या फिर पीला निकलता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूरा रंग का निकलता है। यदि रंग पूछे उस धुएं का तो भूरा। यदि ये आपसे पूछते कि बताइए कि वो कौन सी गैस निकलती है गर्म करने पर, तो NO2 निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है गैस। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। इसमें अगर पूछते कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का रंग कैसा होता है तो वो भूरा होता है। किस विलयन के लिए, तो लेड नाइट्रेट की विलयन के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो आप इसे ध्यान से जरूर याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हमें याद है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न देखिए 3 बार पूछा गया है। पूछ रहा है कि जो यहाँ पर बुझे हुए चूने हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक होता है सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि संगमरमर या फिर खाड़ी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये अभी 3 बारी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर तीनों सूत्र दे दिया है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका जो है ये बुझा हुआ चूना हो गया, ये काली चूना हो गया, जो काली चूना कहलाता है उसका ये सूत्र हो गया, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया, और ये संगमरमर या फिर खाड़ी का सूत्र हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए किस यौगिक के विलयन का उपयोग किया जाता है। तो दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो बुझे हुए चूने का हम लोग उपयोग करते हैं दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पॉप ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी होती है। पूछ रहा है कि जो पॉप ध्वनि है उसके साथ जलने वाली गैस कौन सी होती है। ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर नाइट्रोजन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हाइड्रोजन होती है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है यह पॉप ध्वनि के साथ जलने वाली गैस होती है। ये भी 3 बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोहे की वस्तु पर जंग लगने वाले रासायनिक सूत्र क्या होगा। मतलब जंग का उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा यदि लोहा पर जंग लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर फेरस ऑक्साइड इंटू X अब ये X क्यों दिया हुआ है यहाँ पर, तो X इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो जंग के आधार पर, मतलब मान लीजिए लोहे पर जंग लगा है, अब उसके नमी के आधार पर यहाँ पर X का मान दिया जाएगा कि उस जंग में जो है जल के कितने अणु है, उस हिसाब से यहाँ पर X के मान दिए जाते हैं। जैसे कि फेरस ऑक्साइड तो जंग का हो गया, लेकिन उसमें कितने जल के अणु है, तो 2 अणु है तो यहाँ पर X की जगह पर 2 हो जाएगा। यदि 3 अणु है तो X की जगह पर 3 हो जाएगा। ठीक, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि लोहे पर जस्ता मतलब कि जिंक का यदि परत चढ़ाते हैं तो ये कौन सी विधि होती है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एनोडीकरण, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनीकरण। तो हमें यहाँ पर पता चल गया जस्तीकरण कह रहा है, तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जस्तीकरण। अब बार बार ये ऑप्शन में नहीं रहता है, मतलब कि जस्तीकरण बार बार नहीं देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका गलवनीकरण भी नाम है एक। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे आप याद रखिएगा कि बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न पर। तो 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना किस नियम पर आधारित होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के नियम पर हम लोग जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन्हें संतुलित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है 3 बार ये भी पूछा जा चुका है पिछले वर्ष, मतलब कि 2026 में, इस साल भी ये पूछा गया है और ये आने वाले साल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोहे पर जंग लगने से उसका वजन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है, मतलब कि उसका वजन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उसका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक,
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न पर। यह कह रहा है कि जो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर वनस्पति घी बनती है वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, जब वनस्पति तेल होता है उसमें असंतृप्त वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन पर जैसे कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन लेता है, तो हम ऐसे वनस्पति तेल का उपयोग करते हैं जिस पर 3 हाइड्रोजन हो या फिर 2 हाइड्रोजन हो, और उसमें जब हम लोग एक अलग से हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो वो संतृप्त हो जाता है और वो बना लेता है संतृप्त घी, मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला वनस्पति घी बन जाती है। इस घी में कोई दूध का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें वनस्पति तेल से ही सिर्फ क्या बना लिया जाता है, वनस्पति घी बना लिया जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो इसमें अलग से हाइड्रोजन आकर जुड़कर सिर्फ एक बना रहा है, मतलब कि 2 अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए CH3 है और वो H के साथ मिलकर CH4 बना रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाता है, संयोजन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जैसे हमने शुरुआत में कहा कि 2010 से 2026 के बीच में इस चैप्टर से सिर्फ 100 से 150 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे कि आप उसे प्रैक्टिस कर पाएँ। तो उसके लिए आपको मेरे जो है व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना होगा, और वो व्हाट्सअप चैनल मिलेगा कहाँ पर, तो आप जिस चैनल पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल के इन्फॉर्मेशन में जाइए, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी उसे पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप व्हाट्सअप चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ से आपको जाने के बाद उसमें व्हाट्सअप चैनल में जो है आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो का लिंक होगा और उसके नीचे उस PDF का भी लिंक होगा, ताकि आप उसे खोलकर वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उस PDF को, और आसानी पूर्वक आप ये जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी ऑब्जेक्टिव, मतलब कि PYQS के ऑब्जेक्टिव सेशन में, इसमें अगला कोई टॉपिक लेकर आते हैं हम। तो चलिए धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए।